अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। शाहीनों ने जी बाजी पलट दी है। आज न्यूजीलैंड की जानब से 401 रन, पहाड़ जैसा टारगेट, और शायद ही पाकिस्तान ने पिछले 70-75 सालों में कभी 401 रन का टारगेट चेज किया हो। कोई मिसाल नहीं मिलती, इतना बड़ा पाकिस्तान को टारगेट मिला और यह जीत पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी थी अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक अपना सफर बरकरार रखना है। वो मौजज़ा, किस्मत, जुगाड़, आप जो भी कहें। मैंने इससे पहले आज सुबह जब वीडियो की तो मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कितनी ठुकाई हुई है। 401 का टारगेट, आप जितना अच्छा भी खेल लें, जितना अच्छा भी खेल लें, आपके जीतने के कोई चांस नहीं है। और अगर चांस बन भी जाते हैं, किसी तरह कोई मौजज़ा होता है, आप जीत जाते हैं, तो आपकी रन रेट अच्छी नहीं होगी। लेकिन आज कुदरत का खेल देखिए कि 401 का टारगेट, फखर, हालांकि ओपनर आपकी 20 रन पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई, लेकिन फखर जमान आए, उन्होंने छक्के लगाए, उन्होंने चौके लगाए। हालांकि बाबर आजम ने उन्होंने बारहा रोका कि आराम से खेलो, लेकिन वो तेज खेले और आप बारिश की वजह से 2 दफा मैच रुका। पहली दफा मैच रुका, उसके बाद 1 घंटे का खेल हुआ और उसके बाद आप जो है डीएल मेथड के तहत, डीएल मेथड यानी आपकी रन रेट देखी जाती है, आपकी विकेटें देखी जाती हैं, उसके बुनियाद पर आप ये मैच जीत गए, क्योंकि आप 20 रन आगे चल रहे थे जो मेरिट पर, यानी अगर बारिश होती है, मैच दोबारा नहीं खेला जाता, तो आप वो जो फार्मूला है उससे 20 रन आगे थे। तो लिहाजा मौजज़ा कह लें कि पाकिस्तान ने 25 ओवर के अंदर 200 के करीब, 200 से ज्यादा रन बना लिए थे। अब पाकिस्तान का मसला यह है कि अगर एक विकेट गिर जाती, बाबर आजम की विकेट गई या सेट बैटर आपके फखर जमान आउट हो जाते, तो फिर ये मत समझे कि पीछे वाले जो है वो आपके झंडे गाड़ देते। होता यह है, एक विकेट गिरती है और उसके बाद आखिरी बॉलर होते हैं, टिप टैप कर रहे होते हैं। तो लिहाजा बड़ी खुशकिस्मती पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी टीम की, कि आज इतना बड़ा पहाड़ जैसा जो है वो टारगेट था, लेकिन जुगाड़ भी लगा, फखर जमान ने परफॉर्मेंस भी दी और पाकिस्तान आज जीत चुका है। तो ये यकीनी तौर पे एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी पेशरफ्त है। मैं तो इसको मुआजिज़ा ही कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कह दिया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये मैच जीते। फिर आज ये एक काजी फाइज ईसा साहब की जानब से हुक्मनामा आया कि इमरान खान जो है वो नैब तरामीम कलअदम हुई थी, उसके बाद फिर दोबारा उस फैसले को चैलेंज किया गया। तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अगर इमरान खान इसके अंदर अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं, तो हम जेल सुप्रीडेंट से ये कहते हैं कि इमरान खान को बाहिफाजत अदालत तक पहुंचाने के लिए इंतजामात करें। यानी इमरान खान अगर इस हवाले से अपनी राय देना चाहते हैं, और क्योंकि वो इसमें पिटिशनर हैं, तो उनको अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। बहुत बड़ी पेशरफ, पूरी कौम इमरान खान को देखना चाहती है, और खासतौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो फिर तो लाना ही पड़ेगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि खान को पेश किया जाए, लेकिन पेश नहीं किया गया था। और जज अबुल हसनात जुल्करनैन भी अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं, वो चले जाते हैं अडयाला जेल ही, अदालत जेल के अंदर ही अदालत लगा लेते हैं। उस हवाले से भी केस चल रहा है। लेकिन अब इस हवाले से जराए इस खबर की वजाहत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को, यह जो खबर आपने सुनी, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, यानी इसकी वजाहत जो है ना वो गलत समझी जा रही है। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि इमरान खान अपने वकील के जरिए जो है ना वो नुमाइंदगी कर सकते हैं, और जेल इंतजामिया वकालतनामे पर सिग्नेचर के लिए ताउन करे, और वकालतनामे की तस्दीक जो है वो कराई जा सकती है अडयाला जेल रावलपिंडी से, और इमरान खान जो है वो अपने वकील के जरिए ही पेश होंगे। तो लिहाजा ये एक बड़ी गलतफहमी थी जो अब दूर हुई है। फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, उनके भाई ने अब बयान जारी किया कि उन्होंने थाना अपारा, थाना कोसार, जितने भी इस्लामाबाद के थाने हैं वो छान मारे हैं, नहीं मिले फवाद चौधरी, यानी वो नामालूम अफराद की इस वक्त हिरासत में है। अब इसकी वजह क्या है, थानों के अंदर क्यों नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया,
और फवाद चौधरी तो 9 मई के बाद बिल्कुल साइड लाइन हो गए थे। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, ट्विटर पर ही मुख्तसर से पैगाम के अंदर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब वजह क्या है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना तो दी, चल नहीं रही, लिहाजा उसको चलाने के लिए फवाद चौधरी पर दबाव था कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर शमूलियत करें। फवाद चौधरी ने इनकार किया। फवाद चौधरी को कहा गया जेलम के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान का जहांगीर तरीन का जलसा करवाएं। उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात भी की थी, जहांगीर तरीन के साथ फोटो भी आई थी, फारूक हबीबी वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन फवाद चौधरी ने जलसा करवाने से और शमूलियत करने से इनकार किया, क्योंकि फवाद चौधरी को लगता है कि जाहिर इनका वोट बैंक है नहीं, साइड पे रहना जहांगीर तरीन के साथ नत्थी हो जाने से बेहतर है। आप जनाब उन्होंने नहीं करवाया, तो यह वजह बताई जा रही है कि उन पर दबाव होगा कि किसी तरह भी वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। दूसरी तरफ इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। मालाकंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैली निकाली। जाहिर है इलेक्शन का माहौल है ना, जब इलेक्शन की डेट आ चुकी है तो इलेक्शन का माहौल है, तो लिहाजा अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि दर्जनों कारकुनों को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो मालाकंड के अंदर जारी है और मफरूर और भगोड़े के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जा रही। लेकिन 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 मफरूर को लाया गया कि तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे, चलो पाकिस्तान नला धुला के तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं। अब वो ख्वाब पूरा नहीं होने जा रहा। वजह मैं बताता हूं। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की डेट आ चुकी है। इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा दिसंबर के पहले हफ्ते में। नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा है, दिसंबर का पहला हफ्ता। एक महीना है इमरान खान के पास, एक ही महीना है मफरूर भगोड़े नवाज शरीफ के पास कि दोनों अपनी अपनी सजाएं कलअदम करवा के ऐल हो जाएं। अब इमरान खान के खिलाफ सजा तो कलअदम हो चुकी है, यानी वो जमानत पर है, तोशा खाना। अब उसके अंदर बरीयत चाहिए, बरीयत यानी उसके अंदर बाइज्जत बरी और सजा जो है बरीयत होगी तो फिर नायली खत्म होगी और इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब भगोड़े का जो केस है वो डिफरेंट है। इन्होंने खुद साख्ता कानून साजी करके इलेक्शन एक्ट के अंदर करके इन्होंने चेंजिंग, और इन्होंने कहा कि ताहयात नायली खत्म हो गई है, अब 5 साल नायली है, लिहाजा मियां साहब अब नायल नहीं रहे। लेकिन इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के जरिए तो इलेक्शन की तारीख देनी थी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन की तारीख किसने दी है? सदर पाकिस्तान ने, क्योंकि आइन उन्हें इजाजत देता है। तो लिहाजा इसका मतलब यह कि इलेक्शन एक्ट के जरिए अंदर तब्दीली करके जो ताहयात नायली की सजा है वो खत्म नहीं हो सकती। और फिर उनके तो केसेस भी हैं, ताहयात नायली के साथ साथ अपीलें तो लग चुकी हैं नवाज शरीफ की, लेकिन क्या अपीलों के अंदर इतना फास्टेस्ट इंसाफ हो सकेगा कि एक महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ की ताहयात नायली भी खत्म हो, एक महीने के अंदर तमाम केसेस फिक्स हो, उन केसेस पर सारी जिरा हो, और उसके बाद क्योंकि वक्त बहुत कम है, 1 महीने का टाइम इमरान खान के पास है, 1 ही महीने का टाइम नवाज शरीफ के पास है, तो लिहाजा बजाहिर अब कोई बहुत दिन रात अदालतें ना काम करना शुरू कर दें 24/7, तो फिर नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के चांस हैं। अदरवाइज नवाज शरीफ के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि 1 महीना सिर्फ रह गया इलेक्शन का शेड्यूल आने में। लेकिन इस मुल्क के अंदर जाहिर है कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क के अंदर है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जी, आज एक बड़ा दिन है, पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, और इस मुश्किल की घड़ी में आज देखें ना, एयरबेस पर, मियां वाली एयरबेस पर भी हमला हुआ ना, वो पाक फौज ने कार्रवाई की और सबको मार दिया, लेकिन उस कार्रवाई को भी पीटीआई से रिलेट किया जा रहा है, कोई मौका नहीं जाने दे रहे। आज पूरा दिन टीवी पर चलता रहा कि वो जो हमला हुआ है ना, उसको सोशल मीडिया पर पीटीआई एक मखसूस जमात के लोगों ने उसके हक में जो है ना वो पाक फौज पर तनकीद की है और उसके हक में दलाइल दिए। तो ये रा के साथ मिले हुए हैं, ये सियासी जमात जो है वो मुल्क दुश्मन एजेंसियों की मां पर काम कर रही है। यानी वो जो हमला हुआ मियां वाली एयर बेस पर, उसको भी पीटीआई के खाते में डाल दिया, कोई मौका नहीं जाने देते। तो लिहाजा इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बजाहिर 1 महीने का वक्त है। भगोड़ा मफरूर इश्तिहारी वजीर आजम तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।